सो दोस्तों, एक नया दिन और एक नई कहानी। एक हिसाब से इसको नई तो नहीं कह सकते क्योंकि आधी कहानी आप कल सुन चुके हो, ममता कुलकर्णी का किस्सा। और आधा उसका जो हस्बैंड है या उसका लिव इन पार्टनर है विकी गोस्वामी, उसकी गाथा जो है वो आज सुनाऊंगा। मैंने सोचा तो था कि आने वाले मंगलवार को ये सुनाऊंगा, लेकिन क्योंकि जो संडे होता है, एतवार का दिन, वो मेरा पंजाबी का प्रोग्राम होता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि जो ममता की अधूरी कहानी वो इतने कुछ दिनों के गैप से आएगी तो शायद कहीं ना कहीं लिंक टूटेगा और इंटरेस्ट जो है वो मेरे लिसनर्स का ख़राब होगा। तो मैंने आज पंजाबी का प्रोग्राम वो पोस्टपोन करके फिर किसी और दिन पंजाबी सुना दूंगा। वो ममता कुलकर्णी की लड़ी को जारी रखने के लिए ये आज के दिन मैं आपको विक्की गोस्वामी का पूरा किस्सा सुनाऊंगा। विक्की गोस्वामी गुजरात का रहने वाला है और अहमदाबाद जो राजधानी है, आजकल तो गांधीनगर बना दिया उन्होंने, लेकिन अहमदाबाद आज भी राजधानी मानी जाती है। तो वहाँ का एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ विक्की गोस्वामी, और काफ़ी बचपन से ही काफ़ी नटखट और शरारती किस्म का आदमी था ये। मैंने उस ज़माने के जो वहाँ के कुछ रहने वाले लोग हैं, जब मैंने ड्रग सीरीज़ की थी एक फॉरेन के बहुत बड़े मैगज़ीन के लिए, तो भी हमने काफ़ी रिसर्च जो थी वो विक्की गोस्वामी से और लोगों से वहाँ पे की थी बारे में उनके। तो वो दिन थे जब पूरा गुजरात, आज भी गुजरात में नशाबंदी है, उस समय पे भी नशाबंदी थी, लेकिन तभी जो इलिसिट लिकर का जो देसी दारू का जो बिज़नेस था वो बहुत बड़े लेवल पे चलता था। आपने एक और वीडियो में हमने अब्दुल लतीफ़ जो थे उसकी कहानी में आपको मैं बता चुका हूँ। और जहाँ जिस चीज़ पे पाबंदी होती है वो चीज़ हमेशा महंगी बिकती है और वो करप्शन को जन्म देती है। कानून को तोड़ने से, कानून को मरोड़ने का काम सिखाती है। तो बंदिश जो होती है वो ज़बरदस्ती लगानी, कहीं ना कहीं उसका जो अंजाम होता है वो उल्टा भी निकल जाता है। मैं कई बार हैरान होता हूँ आपसे बातें करते करते कि जितने बड़े क्रिमिनल लोग पैदा हुए अंडरवर्ल्ड में, या मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अब बिहार में भी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो शुरुआत है वो नकली दारू से, देसी दारू से शुरू होती है। तो दारू कहीं ना कहीं एक हिसाब से मदर ऑफ ऑल क्राइम है, वो बन जाती है। तो क्योंकि आम लोगों को पीनी होती है और वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको चोरी छिपे वो प्रोक्योर करनी पड़ती है। तो छोटी उम्र में, बचपन में, एक दारू वाले के पास काम करते करते विक्की गोस्वामी ने वो दारू के क्वार्टर, जहाँ हाफ अदिया जिसको बोलते हैं, वो लेके क्लाइंट्स के घर जाके, जहाँ उनकी दुकान पे, जहाँ होटल में, वो सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया था। तो वो करते करते वो पीने की लत भी लगी उसको। और जब आप एक नशे में डील करते हो तो आपको दूसरे नशे का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसके जो बाकी लोग वहाँ पे छोटे मोटे स्ट्रीट कॉर्नर पे या मार्केट प्लेसेस में जो लोग भांग का, चर्च का काम करते थे, उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई। वो कहा आप जैसा काम करोगे आपकी संगत भी वैसी होगी। तो उस संगत में विक्की गोस्वामी आहिस्ता आहिस्ता दारू से ग्रेजुएशन करते करते ये ड्रग सप्लाई करने वाला बन गया। किसी आदमी से ड्रग लेनी और आगे थोड़े प्रॉफिट पे जाके बेच देनी। तो ये डिमांड और सप्लाई के चक्कर में यंग एज में विक्की गोस्वामी अच्छे खासे पैसे कमाने लग गया। और उसके बाद जब उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोची तो फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा साधन क्या हो सकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री उस ज़माने में ड्रग का प्रचलन शुरू हुआ था। कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो नॉर्थ से बच्चे पढ़ के गए थे, जिनमें बहुत नामचीन अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस फील्ड में आए, उनमें एक नॉर्थ में जो अफीम, भांग, ये पहाड़ी इलाकों से आके काफ़ी आसानी से दिल्ली की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मिलती थी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी उनमें से एक था। और आपको मालूम है कि कलाकारों में एक थोड़ी सी एक लटक होती है कुछ नया करने की, कुछ हट के करने की। तो वो नशे की सिगरेट पीनी या और जो तरीके से नशा करना,
तो उनको जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, कुछ तो कामयाब हो गए, कुछ नहीं हो सके स्ट्रगल के टाइम पे, लेकिन उन्हें जो आदत लगी थी ड्रग पीने की दिल्ली में, वो साथ के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी ले आए। तो यहाँ से उनके थ्रू चलते चलते ये इसका जो यूज़ था, इस्तेमाल था, वो बढ़ता गया। और विक्की गोस्वामी ने एक अच्छा बिजनेसमैन प्रूव करते हुए, अपने आप को सिद्ध करते हुए, उसने फिल्म इंडस्ट्री में छोटे लेवल से शुरू करके एक बड़ा ड्रग सप्लायर चंद सालों में बन गया। और कहा जाता है कि मैंड्रेक्स जो नाम की जो नशे की दवाई है, वो फिल्म इंडस्ट्री में विक्की गोस्वामी ने इंट्रोड्यूस की थी। उन्हीं दिनों में बम्बई के बाहर बाहर पालघर एरिया थाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, आजकल तो जिला बन गया। वहाँ पे काफ़ी सारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगी, जिनमें से कुछ जो थी वो शक के दायरे में थी, और काफ़ी जो ऐसी इंडस्ट्री होती है ड्रग की, वो असली दवाइयाँ बनाने के साथ साथ कुछ नशीली दवाइयाँ बनाने का काम भी करते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुआ करते थे बम्बई के, वो हिंदुस्तान के उस ज़माने में सबसे बड़े एक केमिकल मंगाते थे बाहर से, जिसको ओपियम को, अफीम को प्योरीफाई करके उसको आगे हीरोइन वगैरह या प्योरीफाइड ड्रग बनाई जाती थी। एसेटिक एनहाइड्रेट उस केमिकल का नाम हुआ करता था। उस ज़माने को में कोई 200-250 रुपये किलो से इंपोर्ट होता था, और वो पॉलिटिशियन साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते थे। और उन्होंने एक छोटी सी दवाइयों की फैक्ट्री भी लगा रखी थी, जिसमें पैरासिटामोल बनाने का नाम दिया जाता था। लेकिन वो जो एसिटिक एनहाइड्रेट था केमिकल, वो मार्केट में बेच दिया करते थे बहुत महंगे भाव पे। तो विक्की गोस्वामी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा बायर था। वो केमिकल खरीद के विक्की गोस्वामी अफीम से, ओपीएम से, जो उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो बनाने में इसने छोटी मोटी फैक्ट्रियों से तालमेल किया, और उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ते बढ़ते इसने ग्रेजुएशन किया। तो मैंड्रेक्स गोली बनाने का काम जो था वो उसी जो जेनरिक है मैंड्रेक्स का, वो बना के इसने सप्लाई करने का शुरू किया। और वो जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, उनका कहना है कि उस मैंड्रेक्स के बिज़नेस में विक्की गोस्वामी ने 100% तक का प्रॉफिट कमाया। मतलब फ़र्ज़ करो एक गोली 1 रुपए की है, तो वो 100 रुपये में बेची गई। तो ये इनका एक नज़रिया था एजेंसीज का। तो इतने पैसे विक्की गोस्वामी ने कमा के जब शिकंजा कसने लगा, तो वो मुंबई छोड़ के दुबई भाग गया। दुबई जाके उसने यही ड्रग का धंधा जारी रखा। वहाँ पे उसने एक दुबई में एक लोकल शेख के साथ मिलके एक फ्रूट के पल्प की फैक्ट्री लगाई, जिसमें टेंड फूड जो था वो फ्रूट था वो प्रोड्यूस किया जाता था। और उस फैक्ट्री में ऊपर दिखावे के लिए तो फ्रूट्स आते थे, वो डब्बों में पैक होते थे, उनको सैचुरेट करके या उनको जो भी करना था ट्रीटमेंट दे के। लेकिन अंडरग्राउंड इसने एक 3-4 कमरे बेसमेंट में उस फैक्ट्री के, वहाँ पे इसने मैंड्रेक्स बनाने की फैक्ट्री लगाई। और वो फ्रूट के जो स्मेल होती है फ्रूट की, उसमें जो ड्रग का जो बेस होता है उसकी स्मेल कम आती है, तो किसी को शक नहीं हुआ। तो लेकिन जब वो फ्रूट के धंधे में इसने एक होटल बना लिया, फिर दूसरा होटल बना लिया, एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, तो दुबई पुलिस को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। फ्रूट का डब्बे पैक करके इतना पैसा आदमी नहीं कमा सकता जितना ये आदमी कमा रहा है। तो दुबई पुलिस ने 5 अपने अंडर कवर एजेंट थे, जो वो वर्कर और टेक्नीशियन बना के इसकी फैक्ट्री में भर्ती करवा दिए। 6 महीने 7 महीने तक उन लोगों ने पूरा सिस्टम स्टडी किया, उससे सब ये पूरी एविडेंस इकट्ठी की कि उसका मैंड्रेक्स का बेस कहाँ से आता है, उसका जेनरिक कहाँ से आता है, और उसकी जो नीचे जो मशीनरी मंगवाई गई वो कहाँ से आती है, उसकी पैकिंग कैसे होती है, वो सारा इन्होंने सिस्टम स्टडी करके 7 महीने के बाद विक्की गोस्वामी को दुबई पुलिस ने अरेस्ट किया। और बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में वो ड्रग जो थी
उसका पाउडर और जो फिनिश प्रोडक्ट थी वो सीज की गई। और दुबई जो है वो यूएई वो ड्रग के मामले में बहुत सख्त हैं। उन्होंने इसको कुछ एविडेंस उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, तो कुछ दिनों में ही कोर्ट में इसको फांसी की सज़ा दे दी गई। अब जो इसका शेख था जिसके नाम से मिल के वो फैक्ट्री लगाई गई थी, वो भी बड़ा आदमी था वहाँ का। और तब तक जैसे मैंने आपको ममता कुलकर्णी वाले एपिसोड में बताया था कि ममता कुलकर्णी ने अपने लेवल पे काफ़ी लोगों से अच्छे रिश्ते बना रखे थे। तो वो तो शेखों के रिश्ते को लेके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पहले इसकी फांसी की सज़ा कम करवाई गई, कैंसिल करवाई गई। फिर इसकी जेल में जो 8 साल गुजारने थे उसके दिन कम किए गए। हर महीने में, हर साल में 2 महीने जो रमज़ान के होते हैं, शनिचर एतवार फ्राइडे की छुट्टी के होते हैं, वो सब मिला के इसको जल्दी रिहा करवा के, और इसके पहले के कोई अपील कोर्ट में ये केस जाता तो विक्की गोस्वामी दुबई छोड़ के भाग गया। उसके बाद उसने जो कीनिया में अपना बिजनेस फैलाया। 2 बार कीनिया सरकार ने इसको पकड़ा, लेकिन दोनों बार ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे बच गया। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट की जो ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है DEA, वो उन्होंने काफ़ी देर से निगाह रखी हुई थी विक्की गोस्वामी पे, और इस आदमी को वॉच कर रहे थे राउंड द क्लॉक अमेरिकन एजेंट। उन्होंने भी कोई 1-1.5 साल की मेहनत के बाद विक्की गोस्वामी का जो पूरी चेन थी वर्ल्ड में फैली हुई, वहाँ से साउथ अफ्रीका ड्रग भेजनी, अमेरिका भेजनी और यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजनी, वो उन्होंने एक्सपोज करके, क्योंकि अरेस्ट कीनिया में हुई थी तो कीनिया सरकार से अमेरिका ने डिमांड किया कि विक्की गोस्वामी को हमारे हवाले किया जाए। तो काफ़ी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर कीनिया ने विक्की गोस्वामी को DEA के हवाले कर दिया। तो वहाँ पे केस चला, इसके साथ में 3 आदमी और पकड़े हुए थे, और वो केस मैंने बताया आपको कल के, वो केस इसलिए फ्लॉप हो गया कि एक आदमी ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। और वहाँ से छूटने के बाद विक्की गोस्वामी वापस कीनिया आया। उसने वापस अपना नेटवर्क खड़ा किया, लेकिन क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन में पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो चुका था, सब लोगों के नाम सबको मालूम पड़ गए थे, प्रोक्योरमेंट चेन, सप्लाई चेन, डिलीवरी चेन सब एक्सपोज हो चुकी थी, तो इसलिए वहाँ पे बैठ के काम करना बहुत मुश्किल था। उन्हीं दिनों में उसके पहले बम्बई में जो इसने एक महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, थाना डिस्ट्रिक्ट में जो एक किसी इसके दोस्त की फैक्ट्री में जहाँ पे ये ड्रग बनाने का जो मिलीभगत से काम शुरू किया था, उसकी खबर पुलिस को लग गई। तो 2016 में जब उस पर रेड मारी गई तो कोई तो उस टाइम तो पुलिस ने 6,000 करोड़ का बताया, लेकिन बाद में 2,000 करोड़ का जो एक केस था, क्लेम वो किया गया कि 2,000 करोड़ की ये जो इलीगल ड्रग है यहाँ से प्रोक्योर की जाती थी, वो फैक्ट्री पकड़ी गई, मशीनरी पकड़ी गई, डॉक्यूमेंट पकड़े गए, और उसमें फिर विक्की गोस्वामी का एक बार नाम सामने आया। लेकिन वो केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है, उसका फैसला कब होगा पता नहीं। लेकिन विक्की गोस्वामी को फिर लगा कि अब हिंदुस्तान में वापस नहीं आ सकता, कीनिया नहीं जा सकता, साउथ अफ्रीका नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता, तो उसको यूरोप में बेस बनाना था। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ड्रग के मामले में बहुत सख्त हैं, और इंग्लैंड UK जो है, ब्रिटेन, वो एक ऐसा कंट्री है जो जब तक आपके ऊपर क्राइम सिद्ध नहीं हो तो वो किसी बात को मानते नहीं। और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हैं, आप किसी भी देश में बड़े लेवल का फ्रॉड करके आप इंग्लैंड चले जाओ तो आपको बहुत अच्छा संरक्षण मिल जाता है, आपको कुछ वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं सरकार को, और वहाँ की आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो बड़े लोग जो दुनिया के कहीं के भी जो स्मगलर हैं, बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं, आर्म्स डीलर हैं या और इलीगल काम करने वाले, वो सब लंदन के डिफरेंट एरिया में, वो भले स्विस कॉटेजेस हो या ससेक्स हो या बो स्ट्रीट हो, तो वहाँ पे जाके वो अपना रह लेते हैं, पैसे देके सिटीजनशिप मिल जाती है। तो उसी चक्कर में विक्की गोस्वामी ने
इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेके तो वो स्ट्रीट में इसने अपना एक बंगला खरीद लिया। आजकल वहीं पे रह रहा है, लेकिन अभी भी अमेरिका और यूएन दोनों ने इसको इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड घोषित किया हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका वाले अभी भी इसके पीछे लगे होंगे और आने वाले दिनों में शायद फिर विक्की गोस्वामी एक बार कानून के हत्थे चढ़ेगा। नहीं तो हिंदुस्तान में तो केस है ही है। जब इंटरनेशनल रेड वारंट जारी हुआ, इंटरपोल को दखल देना पड़ेगा, फिर उसके बेस इंग्लैंड सरकार को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो सब कब होता है, क्यों होता है, वो उसकी हमें इंतज़ार रहेगी। और इस सब जानकारी तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाले दिनों में कुछ और नए किस्से लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आदाब।